हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले ओरिएंटेशन सेशन में हमने चर्चा किया था कि मैथमेटिक्स की शुरुआत हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आप लोगों से बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स जो है आपके 11th क्लास को और 10th तक जितना भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है इस दोनों को जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है। जितना भी आप 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं और जो आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, इन दोनों पॉइंट को ब्रिज अप करता है, मतलब एक पुल की तरह जोड़ता है। अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़े तो आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स समझने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है गाइस, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे करता हूं। तो गाइस, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग कुल 15 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जो आपने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और जितना भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा और भी बहुत सारी बातें आपको ट्रिगोनोमेट्री में, बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में बताया जाएगा। ठीक है ना, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अध्ययन आप अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको आगे 11th में या 12th में काम आने वाला है। अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो 11th 12th में आपको अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ेगा गाइस, इसलिए केयरफुली पढ़ना। ठीक है ना, पूरा मन से अध्ययन करना है आपको। दूसरा जो टॉपिक है आपका इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के बारे में ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। ऐसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इनइक्वालिटीज में, इनइक्वालिटीज का मतलब ये है ऐसा दो टर्म्स जिनके बीच में इक्वलिटी ना हो तो उनके बीच में क्या हो सकता है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो चार मैथमेटिकल सिंबल्स हैं इनको हम लोग दो टर्म्स के बीच में जब यूज करते हैं तो उसको हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है ना, ये नया टॉपिक है आपके लिए। जब ये टॉपिक शुरू होगा तो डिटेल में और पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब होता है गैप, दो नंबर के बीच में जो रीजन होता है उसको हम लोग इंटरवल्स बोलते हैं। और उस रीजन में आपका कोई वेरिएबल्स लाई करेगा और क्या टर्म्स कंडीशन होगा उस वेरिएबल का दो नंबर के बीच में लाई करने का, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरवल्स। बेसिकली इंटरवल्स चार प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो जब हम लोग इंटरवल्स पढ़ेंगे वहां डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ गो थ्रू होना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी स्टडी आपने 10th क्लास में अच्छी तरह से किया हुआ है। बस 10th क्लास ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, इसमें कोई नया चीज नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंजेज है जो आपको आगे काम आएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद है जो पांचवा टॉपिक है आपका सर्ड एंड इंडिसेज। सर्ड और इंडिसेज जो है गाइस, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर चुके हैं, जैसे 2 to the power 5, 3 to the power 1/3 to the power 1/3, 5 to the power 1/7। ये सब जो एक्सप्रेशंस है मैथमेटिक्स में इनको हम लोग सर्ड और इंडिसेज बोलते हैं। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सर्ड और इंडिसेज का कुछ पर्टिकुलर रूल्स होता है जिसको फुलफिल करते हुए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सर्ड और इंडिसेज के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, यहाँ पर हम आपको सर्ड और इंडिसेज के सारे रूल्स बताएंगे, आपको सारे लॉज बताएंगे आपको। ठीक है, कि कैसे आप सर्ड और इंडिसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। छोटा मोटा क्वेश्चन अभी तक आपने 10th क्लास तक सॉल्व किया होगा। ठीक है ना, पूरा डिटेल में इसकी स्टडी हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स जो है एक नया टॉपिक है आपके लिए।
ठीक है, और इसकी डेवलपमेंट सर्ड और इंडिसेज के बाद होती है, ठीक है ना। सर्ड और इंडिसेज के हेल्प से ही हम लोग लॉगरिथम्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसकी डेवलपमेंट जो हुई थी सर्ड और इंडिसेज के बाद हुई थी। जैसे मान लो कि आपको निकालना है 2 to the power 2, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। उसी तरह 2 to the power अगर मान लो 3 करोगे, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। इसी तरह 2 to the power 4 करोगे तो उसका वैल्यू जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि 2 to the power 11/13 का वैल्यू क्या होगा, तो जब ऐसे एक्सप्रेशंस मैथमेटिक्स में आने लगे तो उस टाइम पर एक अनदर मैथमेटिक्स की जरूरत थी जिसे हम लोग लॉगरिथम्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे एक्सप्रेशंस को, जैसा मैंने कहा 2 to the power 11/13, इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग लॉगरिथम्स की मदद से सॉल्व करेंगे। ओके, अगला है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। ये भी एक नया टॉपिक है, ठीक है ना। ये फंक्शन का एक पार्ट है और बेसिकली हम लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। एक सिंबल होता है, ठीक है ना, उस सिंबल के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। उसका वैल्यू क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स इसमें आपके बिल्कुल नया है जो अभी तक आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अब जरूरत है आपको और बिना इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स में। ओके गाइस, कुछ है अगला टॉपिक है अपना 8th टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आप पढ़ेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। ओके गाइस, अगला टॉपिक है अपना जो पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे और वो है आपका 9 नंबर पे, उसको लिख लीजिए। वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है गाइस। नंबर सिस्टम में अभी तक आपने बहुत सारा नंबर्स पढ़ा है। प्राइम नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये जो सारे नंबर्स हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे 11th 12th और IIT तक में बहुत सारा क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर सिस्टम के फॉर्म में दिया रहेगा, कंसेप्ट जो है 11th 12th का रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा नंबर सिस्टम के फॉर्म में। अब अगर नंबर सिस्टम आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन को समझने में ही। तो नंबर सिस्टम्स को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में और नंबर सिस्टम में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए जो 10वां टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसका भी डिटेल स्टडी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद 11 नंबर पर है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब जो है ठीक है गाइस। अगला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें आपको 10th क्लास में आपने अलजेब्रा में इसको पढ़ा होगा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को, ठीक है। तो उसकी फिर से हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे गाइस। उसके बाद है आपका कि मेथड्स टू फैक्टराइज क्यूबिक इक्वेशन। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। गाइस यहाँ पर हम सीखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं और उसका रूल क्या है, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन कई बार जो आगे आप 11th 12th में कई बार आपको मिलेगा जहां पे आपको इसे फैक्टराइज करना होगा। तो आप अगर यहाँ पर नहीं सीखते हैं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है गाइस। अगला है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ऑलरेडी 7th और 8th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आगे। इसमें बहुत सारा रूल्स है जिस इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में आप पढ़ेंगे
कंपोनेंडो थ्योरम क्या है, डिविडेंडो थ्योरम क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, अल्टरनेंडो क्या है, ठीक है ना। ये सारे जो रूल्स हैं ये हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। इतनी जानकारी आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पहले नहीं मिली होगी, लेकिन आगे के मैथमेटिक्स में ये अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये सब के सब आपको आगे यूज होने वाला है 11th-12th क्लास में। ओके गाइस, अगला टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। हम लोग क्या करते हैं कि जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो वहां पर, यहाँ पर था ना एक आपके पास टॉपिक था इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड की जरूरत होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। तो इन सारी बातों का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। उसके बाद है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन पहले लिख चुके हैं। ये टोटल आपके पास 15 टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स में कवर अप करेंगे, ठीक है गाइस। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। तो गाइस बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक, ये आपका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और गाइस बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे एंगल से। बहुत सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। जो जानते हैं उसका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और जो नहीं जानते हैं उसको यहाँ सीखना है, ठीक है ना। ये नहीं समझना कि ये सब तो हम जानते ही हैं, इसे पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो गाइस आवश्यकता है, क्योंकि आगे के जो मैथमेटिक्स है आपको पूरा का पूरा डिफरेंट मिलेगा। अभी तक जितना भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है उन सारे मैथमेटिक्स से 11th और 12th का मैथमेटिक्स जो है वो डिफरेंट मिलेगा, ठीक है ना। अचानक से आपको बहुत सारा चेंजेस मिलेगा, और ये छोटी छोटी बातें जो है उसमें भरपूर मात्रा में यूज होता है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट जो है आपके अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है ना। तो हम लोग A to Z छोटी से बड़ी बातें, जैसा कि मैंने पिछले ओरिएंटेशन सेशन में भी चर्चा किया था कि मैथमेटिक्स के हर दाव पेच हम लोग यहाँ सीखेंगे। हर छोटी से बड़ी चीजें जो है हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग एंगल से शुरू करेंगे, और इसका कारण ये भी है गाइस कि जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ये दो जो है आपके पास दो वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दो वर्ड में टूटता है ट्रिगोनोमेट्री। और ये होता है आपका कि पहला है ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोन, ठीक है ना। ट्रिगोनोन का मतलब है 3 एंगल, और मेट्री मतलब होता है उसकी अध्ययन, मतलब 3 कोणों के बारे में हम अगर डिटेल में स्टडी करें तो उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो कोण से ही शुरू होता है, ठीक है गाइस। तो इसलिए बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग एंगल से ही शुरू करेंगे, ठीक है, कोण से ही शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक है गाइस हमारा, वो है आपका एंगल। और एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण, ठीक है ना। और कोण के बारे में आपको जानकारी होगी, कोण किसे कहते हैं। तो गाइस कोण जो होता है जब दो लाइनें, दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, जब एक दूसरे को काटती हैं और उस पॉइंट पर एक दूसरे पर झुकी हुई प्रतीत होती है, तो दोनों लाइन के बीच में जो झुकाव होता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए आपके पास दो लाइन है गाइस, मान लो कि आपके पास एक लाइन है L1 और एक लाइन है दूसरी L2, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पर काट रही है। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों लाइन के बीच में एक झुकाव पैदा हुआ है ना। L1 जो है L2 पर, L1 और L2 एक दूसरे पर यहां पर इतना से झुका हुआ है। इस झुकाव को इंक्लिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इंक्लिनेशन, ठीक है ना। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव,
झुकाव, ठीक है गाइस। और इसी झुकाव को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्लियर है? तो एंगल को एक बार फिर से समझिए, दो लाइंस के बीच में जो झुकाव होता है उस झुकाव को हम लोग बोलते हैं दोनों लाइन के बीच का एंगल। इसी को हम लोग जो है ना कोण कहते हैं। मतलब एंगल मतलब कोण होता है, तो इसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं कोण को हम लोग डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कोण को हम लोग दो कैटेगरी में, ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। और कोण का दो कैटेगरी कौन सा है गाइस? जो पहला कैटेगरी है, देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोण लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। और एंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका अकॉर्डिंग टू रोटेशन, अकॉर्डिंग टू रोटेशन, अकॉर्डिंग टू रोटेशन। और दूसरा जो कैटेगरी होता है आपका अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल। देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू रोटेशन और अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल का मतलब है कि जब कोई लाइन घूमकर कोई एंगल बनाएगी, ठीक है ना, तो वो जो एंगल का कैटेगरी है वो आपका अकॉर्डिंग टू रोटेशन में आ गया। रोटेशन मतलब घूमना, और अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, घूमने के आधार पर, किसी स्ट्रेट लाइन को घूमने के आधार पर जब एंगल का फॉर्मेशन होगा, जब कोण बनेगा, तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोटेशन। उस कोण की जो कैटेगरी होगी वो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रोटेशन। और दूसरा कैटेगरी है आपका अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल। यहाँ पर वैल्यू का मतलब है कोण के मान के आधार पर। अगर कोणों को हम लोग डिफाइन करते हैं तो उन सारे कोणों को बोलते हैं, ठीक है ना, और उनकी जो कैटेगरी होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल। ये दो मेन कैटेगरी था क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल का, ठीक है। इसको जरा लिखिए, तब हम लोग सीखेंगे कि रोटेशन के आधार पर कौन कौन से एंगल होते हैं। मतलब लाइन को घूमने के आधार पर कितने प्रकार का एंगल होता है, और एंगल के वैल्यू के आधार पर कितने प्रकार का एंगल होता है, ठीक है ना। इनके भी फिर से फर्दर कुछ कैटेगरी है, कुछ टाइप्स हैं। अब वैल्यू का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आप बोलते हो समकोण। समकोण का मतलब हो गया राइट एंगल, ठीक है ना। तो समकोण में क्या होता है, अगर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको समकोण बोलते हो, उसको अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हो, ठीक है ना। इसी तरह से अगर किसी एंगल का वैल्यू 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो आप उसको क्या बोलते हो, न्यून कोण बोलते हैं ना, और उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये सारा जो है एंगल्स जो भी होंगे जो वैल्यू के आधार पर क्लासिफाई किया जाएगा, उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल वाले कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर है गाइस? तो चलिए इसको पहले लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी वाइज 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, तो पहला कैटेगरी था अपना अकॉर्डिंग टू, देखिए अकॉर्डिंग टू रोटेशन,
अकॉर्डिंग टू रोटेशन, रोटेशन के आधार पर एंगल को दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग। और कौन कौन सा पार्ट है आपका देख लीजिए। ये है आपका पहला, इसमें होता है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। और दूसरा होता है आपका निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल। अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, तो हिंदी में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एंगल का हिंदी होता है धनात्मक कोण, और नेगेटिव एंगल का हिंदी होता है ऋणात्मक कोण। ठीक है, बात आ रही है समझ में। हमने कहा अकॉर्डिंग टू रोटेशन, जो एंगल का कैटेगरी है, रोटेशन के आधार पर एंगल को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है निगेटिव एंगल। हमने कहा पॉजिटिव एंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं धनात्मक कोण, और नेगेटिव एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक कोण। ठीक है गाइस, आपको कोशिश करना है, यहाँ पर मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, ठीक है, साथ के साथ मैं उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। आपको कोशिश करना है कि आप इंग्लिश में अपने आप को धीरे 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 ढालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो हिंदी धीरे धीरे साइंस के फील्ड में समाप्त हो जाता है, और आपके जितने भी अध्यापन का कार्य है, रिसर्च का काम है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग है, ये सारा चीजें आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है गाइस, तो अभी से ही धीरे धीरे आपको हिंदी से डाइवर्ट हो जाना है। ठीक है ना, धीरे धीरे कोशिश करते करते आपको एक आध महीना टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो अपने आप को हिंदी से धीरे धीरे डाइवर्ट कर लेना है इंग्लिश में। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी एजुकेशन के दौरान। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि सारी चीजों को हम लोग इंग्लिश में लिखते हुए भी हिंदी में उसको अच्छा से एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू रोटेशन दो प्रकार के एंगल होता है। एक होता है आपके पास पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है आपके पास नेगेटिव एंगल। क्लियर है गाइस? अब देखिए पॉजिटिव एंगल क्या होता है, तो पहले टॉपिक पर हम आते हैं, समझिए इसको। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल, और गाइस जो पॉजिटिव एंगल है, जैसे इसमें मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है, इसको हमने O मान लिया, और यहां से एक घूमने वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है ना, घूमने वाली एक रेखा है। रिवॉल्विंग लाइन का मतलब घूमने वाली एक रेखा है OA। अब ये रेखा इधर की ओर भी घूम सकती है और इधर की ओर भी घूम सकती है, घूम सकती है ना। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एंगल में जब ये रेखा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे और OA से घूमते हुए OB पर आ जाए, देखिए हमने कहा कि आपके पास एक पॉइंट है, इसको हम लोग वर्टेक्स या पोल बोलते हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स या फिर पोल बोलते हैं, पोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के चारों तरफ ये लाइन घूमती है, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स या पोल बोलते हैं। हिंदी में उसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो ये आपके पास घूमने वाली रेखा है, और ये जो घूमने वाली रेखा है ये इस वर्टेक्स के चारों तरफ घूमती है। ठीक है ना, अगर ये घूमने वाली रेखा रिवॉल्विंग लाइन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए OA से OB पर पहुंच जाए, तो यहां पर जो एंगल बनता है OA और OB के बीच में, इस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। क्लियर है? इसको शॉर्टकट में प्लस भी, पॉजिटिव के लिए लिखते हैं प्लस भी, पॉजिटिव एंगल, ऐसे प्लस भी एंगल, प्लस भी का मतलब पॉजिटिव एंगल। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी इस तरह से घूमती है ना,
लेकिन यहां पर ये लाइन कैसे घूम रही है, विपरीत दिशा में घूम रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के, देखिए घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है। तो जब कोई लाइन, घूमने वाली लाइन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमकर कोई कोण का फॉर्मेशन करती है, कोई कोण बनाती है, तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्लियर है गाइस? चलिए, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है और थीटा है और उसका वैल्यू 45 डिग्री है। तो देखिए 45 डिग्री पॉजिटिव है, तो यहां पर हम इसको बनाएंगे इस तरह से। ये आपके पास घूमने वाली लाइन हो गई OA, और ये यहां से घूमती है और घूमते घूमते OA से OB पर आ जाती है, और यहां से यहां तक वो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री बनाती है। मतलब OA से घूमना प्रारंभ करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और घूमते हुए OB पर आ जाती है। उस कंडीशन में OA और OB के बीच में 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है। तो देखिए ये आपके पास घूमने वाली लाइन है OA। अब ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना प्रारंभ करती है और घूमते घूमते यहां पर आ जाती है, OA से OB पर आ जाती है। तो देखिए OA से लेकर OB के बीच में थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बनाती है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री पॉजिटिव था, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पॉजिटिव था। तो आपने देखा कि ये रिवॉल्विंग लाइन जो है, ठीक है ना, और ये दोनों पॉजिटिव एंगल को देख रहे हैं ना, कि रिवॉल्विंग लाइन जो है, घूमने वाली जो रेखा है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए इस एंगल को बनाती है। क्लियर है? यहाँ भी आपने देखा 120 डिग्री का एंगल पॉजिटिव है, तो ये घूमने वाली लाइन OA जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए 120 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका रोटेशन के आधार पे पहला एंगल, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। इसको जरा लिखिए, फिर हम लोग नेगेटिव एंगल की चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला है आपका निगेटिव एंगल। दूसरा था आपके पास निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल का मतलब ऋणात्मक कोण, ठीक है ना। अब देखिए ऋणात्मक कोण कैसे बनेगा गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि पॉजिटिव एंगल जो धनात्मक कोण था, घूमने वाली रेखा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमकर उस कोण को बनाती है। सिमिलरली यहाँ पर जो नेगेटिव एंगल है, जो ऋणात्मक कोण है, यहाँ जो घूमने वाली रेखा है वो घड़ी के दिशा में घूमकर कोण बनाती है। मतलब किसी घूमने वाली रेखा द्वारा बनाया गया कोण किस दिशा में, घड़ी के दिशा में बनाया गया कोण को हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास ये है एक घूमने वाली रेखा OA, और इसके बारे में समझ ही गए, इसको हम लोग वर्टेक्स या इसको पोल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो घूमने वाली रेखा है OA, अब ये घड़ी के दिशा में, देखिए घड़ी इसी प्रकार से घूमती है, तो घड़ी के दिशा में घूमते हुए जब कोई कोण बनाती है, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल।
निगेटिव एंगल। क्लियर है? शॉर्टकट में हम लोग माइनस भी एंगल लिखते हैं। क्लियर हुआ गाइस? और इस डायरेक्शन को, घड़ी के दिशा में जो डायरेक्शन होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक बार फिर से समझिए इसको। मैंने कहा कि नेगेटिव एंगल जो है वो आपका घूमने वाली लाइन जब घड़ी के दिशा में घूमते हुए किसी कोण का निर्माण करती है तो उस कोण को हम लोग नेगेटिव एंगल और ऋणात्मक एंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा कि जब कोई घूमने वाली रेखा घड़ी के दिशा में घूमते हुए जब किसी कोण का निर्माण करती है तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एंगल या ऋणात्मक कोण। क्लियर हो गया? चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि थीटा का वैल्यू -30 डिग्री है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ थीटा निगेटिव एंगल है ना, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो थीटा निगेटिव एंगल हो गया। अब इसका कैसे आप दिखाएंगे कि निगेटिव एंगल है रोटेशन के आधार पर? तो देखिए आपको क्या करना होगा, ये आपका एक घूमने वाली रेखा ले लेंगे OA, और ये जो रेखा है अब क्या करेगी, घड़ी के दिशा में घूमेगी और घूमते हुए ठीक है ना -30 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए देख रहे हैं? तो यहाँ पर OA से OB पर आ गई घूमकर, और जब ये दिशा इसकी घड़ी की दिशा में हो जाए तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं गाइस। दूसरा एग्जांपल है, अगर थीटा का वैल्यू -60 डिग्री है तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? ये आपके पास देखिए एक घूमने वाली रेखा हो गई OA। अब ये रेखा जो है वो घूमेगी घड़ी की दिशा में OA से OB पर आ गई। देखिए घूमते हुए OA से OB भी आ गई, तो यहाँ पर जो एंगल बना थीटा वो हो जाएगा -60 डिग्री। क्लियर है? इसी प्रकार से आप देखेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर थीटा का वैल्यू -120 डिग्री ले लें तो देखिए यहाँ पर ये आपका घूमने वाली रेखा हो गई OA। तो -120 डिग्री को दिखाने का तरीका क्या है कि ये जो घूमने वाली रेखा है OA घड़ी के दिशा में घूमेगी और OA से OB पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर OA से OB पर आ गई और ये जो एंगल बनाई घड़ी के दिशा में, ये जो एंगल बना थीटा, ये आपका -120 डिग्री होगा। ठीक है गाइस? तो इस प्रकार ने आपने देखा कि एंगल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी था आपका अकॉर्डिंग टू रोटेशन और दूसरा कैटेगरी था आपका अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ा अकॉर्डिंग टू रोटेशन, और उसमें भी दो प्रकार के एंगल आपको पढ़ने थे। और वो एंगल था आपका कौन कौन सा? एक था पॉजिटिव एंगल और दूसरा था नेगेटिव एंगल। ओके गाइस, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस अब हम लोग दूसरे कैटेगरी पर आते हैं, और दूसरा कैटेगरी था आपका अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल। वैल्यू ऑफ द एंगल के आधार पर कोणों का वर्गीकरण। ठीक है ना? एंगल के आधार पर, मतलब एंगल के वैल्यू के आधार पर कोणों को हम लोग कितने प्रकार से बांटते हैं वो देखिए। तो इसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका एक्यूट एंगल को आप हिंदी में जानते हैं न्यून कोण। ठीक है ना? न्यून कोण के नाम से जानते हैं।
जानते हैं ना। और न्यून कोण क्या होता है कि जब किसी एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। क्लियर है गाइस। चलिए दूसरा इसमें आता है आपका, दूसरा आता है राइट एंगल। देखिए राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। कौन सा, समकोण, ठीक है ना। और समकोण में क्या होता है, जब किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं समकोण। ठीक है। चलिए आगे है आपका, तीसरा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण, और अधिक कोण का मतलब होता है कि जब किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल और अधिक कोण। क्लियर है गाइस। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। हमने यहाँ पर 3 एंगल बताया। पहला था एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल में क्या होता है, जब किसी एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। दूसरा है आपके पास राइट एंगल या समकोण। जब किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल और समकोण। ठीक है। अगला है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का हिंदी मीनिंग है अधिक कोण। जब किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल और अधिक कोण। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 3 हो गया आपके पास। इसके बाद होता है आपका चौथा नंबर में होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल क्या है गाइस, देखिए जब किसी एंगल का वैल्यू आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास कोई रिवॉल्विंग लाइन है OA, समझिए इसको, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए यहां से यहां पर आ जाती है। देखिए OB पर आ गई तो यहां पर जो एंगल बनता है वो आपका 180 डिग्री हो जाता है। और इस को हम लोग स्ट्रेट एंगल इसलिए बोलते हैं कि जो आपके पास इनिशियल लाइन था, मतलब जो रिवॉल्विंग लाइन था, और जो यहाँ टर्मिनल लाइन है, ये दोनों एक रेखा में हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्लियर है गाइस। यहाँ पर एक चीज और भी मैं आपको बता दूं पहले, और इसकी फर्दर कैटेगरी आगे बढ़ने से पहले, कि एंगल में और कौन कौन से पॉइंट होते हैं तो जरा समझिए। यहाँ पर जैसे मान लो कि ये आपके पास एंगल है, ये आपके पास इसका वर्टेक्स है, ये आपके पास रिवॉल्विंग लाइन OA है, और ये आपका जहां पर ये घूमना बंद हो जाती है वो लाइन OB है। तो देखिए इनमें सबको क्या बोलते हैं, तो यहाँ जो ये पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूम रही है, ठीक है ना, ये पॉइंट जिसके चारों तरफ ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, घूमने वाली रेखा है, घूम रही है, इस पॉइंट को हमने बताया था आपको कि इसको हम लोग वर्टेक्स या बोलते हैं पोल या ध्रुव बोलते हैं इसको, इस लाइन को, ठीक है ना, जहां से लाइन घूमना प्रारंभ करती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, ठीक है। और जहां पे घूमना बंद कर देती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल
साइड, ठीक है। और जो यहाँ कोण बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब ये एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू रोटेशन, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि कोण के अंदर कौन कौन सी बातें होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिस पॉइंट के चारों तरफ घूमने वाली रेखा घूमती है उस पॉइंट को वर्टेक्स और पोल कहते हैं। जो घूमने वाली रेखा है जहां से घूमना शुरुआत करती है उस लाइन को हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, और घूमने वाली रेखा जहां पर घूमना बंद कर देती है उस लाइन को हम लोग टर्मिनल साइड बोलते हैं। और देखिए, और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो झुकाव बनता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको लिखिए। तो देखिए, अब अगला जो एंगल है अपना, पांचवा जो एंगल है आपका, वो होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या है गाइस? देखिए, जब किसी एंगल का वैल्यू 360 डिग्री हो जाए, जब किसी एंगल का वैल्यू 360 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कैसे कंप्लीट होता है? देखिए, ये आपके पास वर्टेक्स है या पोल है, ये आपके पास घूमने वाली लाइन है OA, जिसका इनिशियल साइड OA है, ठीक है। अब ये घूमती है, यहां से घूमते 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 फिर से उसी पर आ जाती है। तो यहां जो एंगल बनता है, एक पूरा चक्कर लगाने पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो कंप्लीट इसलिए कि जहां से घूमना शुरू किया फिर से घूमते हुए उसी लाइन पर आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन हो गया, मतलब एक चक्कर पूरा हुआ, इसलिए। और पूरा का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है ना। तो जब कोई लाइन घूमते हुए पूरा एक चक्कर लगा दे तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री के बराबर। क्लियर है गाइस? अगला आपका एंगल है, छठा एंगल, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, आप देखिए, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कभी फिक्स्ड नहीं होता। अभी तक जो हमने 5 प्रकार के एंगल पढ़े उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। एक्यूट में 0 से 90 के बीच में कर देते हैं, राइट को 90 पर फिक्स करते हैं, ऑब्ट्यूज में 90 से 180 के बीच में फिक्स करते हैं, कंप्लीट को हम लोग 360 पे फिक्स कर देते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल जो है ये फिक्स नहीं होता है, ये बड़ा से बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई रेंज नहीं है कि इस एंगल को हम लोग, मतलब बड़ा एंगल है तो उसको रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे और छोटा है तो रिफ्लेक्स बोलेंगे, ऐसा कोई मतलब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। एक दो कंडीशन है जिसे आपको ध्यान रखना है, और वो कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू हमेशा, देखिए, थीटा का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 180 डिग्री से छोटा एंगल जो भी होगा वो रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में नहीं आता है। और दूसरा क्या कि दूसरा पॉइंट कि थीटा का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसका ये कि थीटा में भी, देखिए, थीटा में भी ग्रेटर देन
यहां पर ऐसे लिखिए, मे बी थीटा ग्रेटर देन 360 डिग्री और थीटा लेस देन 360 डिग्री। बात समझिए, यहां पर यही 3 पॉइंट है रिफ्लेक्स एंगल को समझने के लिए। मैंने कहा कि रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में वही एंगल आएंगे जिनका वैल्यू 180 से हमेशा बड़ा हो। ठीक है। दूसरा कि वो कभी कंप्लीट एंगल के बराबर ना हो, क्योंकि अगर 360 होता है तो वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा, ना कि आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 360 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा कितना हो सकता है? 180 से छोटा नहीं हो सकता है। 360 से छोटा हो सकता है, 360 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 180 से छोटा कभी नहीं होगा। 180 से बड़ा हमेशा होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी था जिसके बिहाफ पे हम लोग एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है। 1-2 एग्जांपल इसका देख लेते हैं बाबू। देखो, जैसे मान लो कि आपके पास एग्जांपल में, जैसे मान लो कि आपके पास थीटा का वैल्यू 210 डिग्री है। तो देखिए, ये आपके पास इनिशियल साइड है OA और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और यहां से OA से OB पर आ जाती है। तो ये जो एंगल बना आपका थीटा का वैल्यू 210 डिग्री, ये एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर आपसे कोई कहे कि थीटा का वैल्यू 330 डिग्री है, तो देखिए ये आपके पास इनिशियल साइड है OA। ठीक है। अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए यहां से यहां पर आ जाती है। देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए, तो यहां से OA से लेकर OB तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा का वैल्यू बनेगा वो 330 डिग्री हो गया आपका। तो ये एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों है? क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 180 डिग्री है और थीटा का वैल्यू लेस देन 360 डिग्री है। तो इसको आप रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए। अगर आपसे कोई कहे कि थीटा का वैल्यू 420 डिग्री है, तो देखिए कैसे होगा। ये आपके पास इनिशियल साइड है OA। ठीक है ना, इनिशियल साइड OA है और यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए पहले एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है, एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है और फिर एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री हो जाएगा और फिर यहां से आगे बढ़ जाता है 60 डिग्री और चलता है। तो आप देखेंगे कि OA से OB पर आ गया। ये देख रहे हैं ना, OA से OB पर आ गया। यहां देखिए ध्यान से, OA से OB पर आ गया और 360 में 60 जोड़ेंगे तो थीटा का वैल्यू 420 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इस एंगल को भी हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है वो 180 से बड़ा है और थीटा का वैल्यू 360 से भी बड़ा है। तो हमने आपको डेफिनेशन बताया, और भी इससे बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब 1000 डिग्री का हो सकता है, 2000 डिग्री का हो सकता है। वो सब के सब अब रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। यहाँ पे रोटेशन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन करने के बाद इस एंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। देखिए यहाँ डेफिनेशन को जरा हम देखते हैं कि जितने भी 3 एग्जांपल्स बताए उसमें सब में थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा है। देखिए यहाँ भी 180 से बड़ा है, यहाँ भी 180 से बड़ा है। यहाँ मैंने कहा कि थीटा का वैल्यू 360 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए तीनों एग्जाम्पल में किसी में भी थीटा का वैल्यू 360 डिग्री नहीं है ना। अब देखिए जरा, मैंने ये भी कहा तीसरा पॉइंट कि
कि थीटा या मे बी थीटा ग्रेटर देन 360 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। तो आप देख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल में कि थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, जबकि थर्ड एग्जाम्पल में हमने दिखाया आपको कि 180 से बड़ा है और 360 से भी बड़ा है, लेकिन 360 के बराबर नहीं है। तो ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत हमने एंगल से किया, और उसमें ये था एंगल। एंगल को हमने दो भाग में बांटा था, अकॉर्डिंग टू रोटेशन, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल। अकॉर्डिंग टू रोटेशन आपने पढ़ा दो प्रकार के एंगल, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द एंगल में आपने 6 प्रकार के एंगल्स पढ़े, ठीक है ना। उसमें आपने पढ़ा 6 में आपका एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये सारे एंगल्स आपने उसमें पढ़ा, ठीक है ना गाइस। तो ये था आपका एंगल। आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।